फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, थीम क्या है इस चैप्टर की? इस चैप्टर को किसने लिखा है? लुइस फिशर ने लिखा है। ठीक है, उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे काफी ज्यादा काम किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो काफी पॉपुलर हो गई, उसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। और उसी बुक का एक पार्ट, एक एक्सर्ट हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, लुइस फिशर मिले थे महात्मा गांधी को 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तब गांधी जी ने बताया कि हाउ ही अर्ज्ड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इन 1917। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब साल था 1916 जब गांधी जी गए थे एनुअल कन्वेंशन हेल्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। तब गांधी जी याद करते हैं और बताते हैं कि एक पेजेंट, एक किसान उनके पास आया और बोला, माय नेम इज राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एंड विजिट आवर डिस्ट्रिक्ट चंपारण। मतलब मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हुआ एक इंसान हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज चंपारण आए। गांधी जी ने इसके पहले चंपारण का नाम कभी सुना नहीं था। तब उनको पता चला कि चंपारण इज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब दोस्तों, एंशिएंट अरेंजमेंट में, यानी पुरानी अरेंजमेंट में, पुराने समय में क्या होता था, हर जो भी पीजेंट था वो एक शेयर क्रॉपर था। ठीक है, पीजेंट का मतलब होता है एक फार्मर, एक किसान। ठीक है, लेकिन शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक किसान हूँ, मेरा एक खेत है, मैंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाए हैं, तो मुझे हर क्रॉप का एक हिस्सा एज अ रेंट वापस देना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो जो भी किसान था वो एक शेयर क्रॉपर भी था, मतलब वो जो भी उगाता था अपने खेतों में, उसका एक पार्ट उसको एज अ रेंट वापस देना पड़ता था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला भी एक पीजेंट था, एक शेयर क्रॉपर था। ठीक है, वो बहुत इलिटरेट था, मतलब ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, लेकिन फर्म बिलीवर था, बहुत रिजोल्यूट था। ठीक है, तो वो कांग्रेस सेशन में आया हुआ था कंप्लेन करने की बिहार में लैंडलॉर्ड ने कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं वो लोग पीजेंट्स के साथ। और वो वहां पे गांधी जी से कंप्लेन करने आया था इसके बारे में, क्योंकि किसी ने उसको बोल दिया था कि गांधी जी से बात करो, शायद इसका कोई हल निकल जाए। अब गांधी जी ने शुक्ला की बात तो सुन ली, लेकिन गांधी जी ने बोला कि अभी तो मुझे बहुत सारे काम है, मेरे बहुत सारे काम लाइंड अप है। जैसे मुझे पहले कानपुर जाना है, फिर मुझे इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में जाना है, क्योंकि मुझे वहां पे काम है। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी जहां जहां भी जाते थे, राजकुमार शुक्ला उनके साथ ही जाता था। फॉर वीक्स राजकुमार शुक्ला वॉज बिसाइड गांधी जी। फिर गांधी जी अपना सारा काम खत्म करके अहमदाबाद वापस आ गए और शुक्ला भी उनके साथ ही अहमदाबाद में था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और फाइनली राजकुमार शुक्ला ने प्लीड किया गांधी जी से कि प्लीज फिक्स अ डेट। गांधी जी काफी इम्प्रेस्ड हो चुके थे राजकुमार शुक्ला से, उसके दृढ़ निश्चय से। तो गांधी जी ने बोला कि मुझे कैलकाटा में थोड़ा सा काम है, तुम भी इस टाइम पे, इस डेट पे कैलकाटा आ जाना और हम दोनों वहां से ही चंपारण के लिए निकल जाएंगे। अब दोस्तों, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों ट्रेन पकड़ लेते हैं पटना, बिहार के लिए। वो वहां पे किसके यहाँ रुकते हैं? राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुकते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे लॉयर थे, जो बाद में जाके कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके भी बाद जाके इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब जब शुक्ला और गांधी जी पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर, तो राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन होते हैं, लेकिन सर्वेंट पहचान जाते हैं शुक्ला जी को, क्योंकि शुक्ला जी बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के घर आ चुके हैं और सर्वेंट्स शुक्ला को एज अ पीजेंट जानते ही हैं। लेकिन जो सर्वेंट्स हैं, उन्होंने गांधी जी को उससे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही वो गांधी जी के बारे में कुछ जानते थे। अब चूंकि सर्वेंट्स लोग शुक्ला जी को जानते थे, इसलिए सर्वेंट लोगों ने इन दोनों को, यानी गांधी जी और शुक्ला को रहने के लिए बोल दिया। लेकिन उन्होंने गांधी जी को ना तो कभी कुएं से पानी भरने दिया, ना ही किसी और चीज को छूने दिया। तब गांधी जी को पता चलता है कि सोसाइटी में अनटचेबिलिटी भी प्रिवेल करती है।
अब दोस्तों, गांधी जी और शुक्ला जी दोनों जाने वाले थे चंपारण, लेकिन इन रूट में था मुजफ्फरपुर। ठीक है, जैसे मान लो चंपारण यहाँ पे है, तो चंपारण जाने के लिए ही बीच में आता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो दोस्तों गांधी जी ने सोचा कि चंपारण जाने से पहले मैं मुजफ्फरपुर रुकूंगा, चंपारण में लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गैदर करूंगा, क्योंकि अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन गांधी जी को मिली थी फार्मर्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, इंग्लिशमैन के बारे में, वो केवल शुक्ला जी से ही मिली थी। तो वो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन उससे गैदर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा J.B. कृपलानी को, जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। अब शुक्ला जी और गांधी जी निकल चुके थे पटना के लिए ट्रेन से, और अब आ चुके हैं वो मुजफ्फरपुर। कौन सी डेट पे? 15 अप्रैल 1917 में। ठीक है, अब वो वहां पे किसके यहाँ रुके थे? वो रुके थे मिस्टर मलकानी के यहाँ पे। मलकानी कौन थे? मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। अब गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुक तो गए थे, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन हिज पार्ट टू हार्बर अ मैन लाइक मी। वो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था प्रोफेसर मलकानी के लिए मुझे अपने घर में रुकाना। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे, इन दोज डेज, किसी आदमी को रखना जो कि होम रूल के खिलाफ बोल रहा है या थोड़ा सा इंग्लिशमैन के खिलाफ जा रहा है, लोग उनकी मदद नहीं करते थे, क्योंकि लोग डरते थे कि शायद अगर ऐसे लोगों की मदद कर दी तो उनको बैकलैश झेलना पड़ सकता है अंग्रेजों के थ्रू। अब दोस्तों, जैसे ही गांधी जी के आने की खबर मुजफ्फरपुर के पेजेंट्स को पड़ी, वो लाखों की तादाद में गांधी जी को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आने लगे। वो गांधी जी को एज अ चैंपियन देखने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि अब गांधी जी ही उनका केस लड़ेंगे, उनको लैंडलॉर्ड के खराब सिस्टम से बचाएंगे, इसलिए वो गांधी जी को एज अ चैंपियन देखने लगे। अब जैसे ही गांधी जी मुजफ्फरपुर आए, वैसे ही एक लॉयर का ग्रुप भी गांधी जी से मिलने आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो लॉयर्स थे, इन्होंने इन पीजेंट्स का केस बहुत क्लोजली लड़ा है लैंडलॉर्ड के खिलाफ, तो ये जो पीजेंट्स की जो कंडीशन थी उनको बहुत अच्छे से जानते थे। और इन लॉयर ने गांधी जी को ये भी बताया कि केसेस कितने कितने सारे होते हैं और वो फीस कितनी चार्ज करते हैं इन पीजेंट्स से केस लड़ने के लिए। जब गांधी जी को पता चला कि ये लॉयर्स पीजेंट से, फार्मर से फीस पे चार्ज करते हैं केस लड़ने की, गांधी जी को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आया और उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब गांधी जी ने ये सब तो सुन लिया और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि टेकिंग दिस cases to the courts are just useless because these peasants are already very poor and fear stricken। क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि ऑलरेडी इतना डर बैठा हुआ है इन पीजेंट्स के मन में, तो इन केसेस को कोर्ट में ले जाना तो बहुत ही यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन इन पीजेंट्स के लिए यही रहेगा कि हम इनको इनके डर से बाहर निकाल सकें। अब चंपारण का जो लैंड था, जो एरेबल लैंड था, जो एग्रीकल्चर लैंड था, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, स्टेट्स में बटा हुआ था, और इसको हेड कौन करता था? इंग्लिशमैन हेड करते थे। तो इसको सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जो सारे एग्रीकल्चर लैंड थे ना, उसके मालिक ये इंग्लिशमैन थे। ठीक है, लेकिन उसमें काम कौन करता था? इंडियन टेनेंट, इंडियन पेजेंट, जो इंडियन किसान होता था वो काम करता था। ठीक है, अब ये इंग्लिशमैन हमारे इंडियन टेनेंट्स को फोर्स करते थे कि जितना भी लैंड हो, आपका एग्रीकल्चर लैंड हो, उसके 15% में आपको इंडिगो ही उगाना है। ठीक है, अब समझ लो मेरे पास एक 100 एकड़ का लैंड है। ठीक है, तो उसमें मुझे 15 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही उगाना है। इंडिगो एक हमारा कलर होता है, डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए हम इस इंडिगो को यूज़ करते थे, और इस टाइम में जो इंडिगो की खेती होती थी उससे काफ़ी पैसा होता था। तो मान लो जैसे मेरे पास 100 एकड़ का लैंड है, ठीक है, उसमें मुझे 15 एकड़ में सिर्फ इंडिगो ही उगाना है, और इंडिगो की पूरी खेती एज अ टैक्स वापस से इंग्लिशमैन को ही दे देना है। ठीक है, अब इंग्लिशमैन ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इंडियन लोगों से, इंडियन पेजेंट से इस इंडिगो को उगाने का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। ठीक है, मामूली खर्चे में इंडिगो उग जाता था, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट करते थे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। ठीक है, तो ये फोर्स करते थे हमारे इंडियन पेजेंट्स को ग्रो करने के लिए इंडिगो। ठीक है, अब हमारे इंडियन पेजेंट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए कुछ मिलता नहीं था, उनको तो वापस से जो ये 15% का इंडिगो है जो उन्होंने उगाया है अपनी मेहनत से, वो वापस से एज अ टैक्स इंग्लिशमैन को देना पड़ता था,
और इसका पूरा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ठीक है। तो ये पूरी खेती एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती थी। अब दोस्तों क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इन इंग्लिशमैन को पता चला कि जर्मनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके कारण सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। वो बहुत ही चीप था और उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब इन इंग्लिशमैन को पता चला कि जो ऑर्गेनिक इंडिगो वो यहाँ पे इंडिया में उगा रहे हैं उसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रही और उसकी डिमांड भी अब उतनी नहीं रही। तो उन्होंने क्या करा, वापस से कॉन्ट्रैक्ट लाए और इन टेनेंट्स को बोला, इन पीजेंट्स को बोला कि हम आपको अब ये इंडिगो उगाने वाले कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करते हैं, लेकिन उसके लिए भी अब आपको पैसे देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब जैसे ही ये नया कॉन्ट्रैक्ट आया, बहुत सारे पीजेंट्स ऑलरेडी परेशान हो चुके थे ये इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट से, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। लेकिन कुछ फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इंग्लिशमैन को दे पाए, इसलिए वो कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया। लेकिन इंग्लिशमैन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गुंडे हायर कर लिए, थग्स हायर कर लिए इन फार्मर्स को डराने के लिए। अब थोड़े ही टाइम में जब इन इलिटरेट पेजेंट्स को पता चला जर्मनी के बारे में कि उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही चीटेड फील करा और इंग्लिशमैन से अपने पैसे वापस मांगे। अब इसी टाइम गांधी जी पहुंच जाते हैं चंपारण। अब दोस्तों गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, उन्होंने फैक्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वो किससे मिलने गए, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ठीक है, उनसे वो मिलने गए, क्योंकि लैंडलॉर्ड के सारे सिस्टम ये जो सेक्रेटरी है ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम वही संभालता था। तो जब गांधी जी उस सेक्रेटरी से मिलने गए तो सेक्रेटरी ने गांधी जी को ये बोल के मना कर दिया कि हम किसी भी आउटसाइडर को एंटरटेन नहीं करेंगे। तब गांधी जी ने उस सेक्रेटरी को बोला कि वो एक आउटसाइडर नहीं है। अब इसके बाद गांधी जी गए किससे, ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलने, हु वाज द कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन। जैसे मान लो ये पूरा तिरहट है, तिरहट में एक जगह आती है चंपारण, ठीक है, क्योंकि वो इस डिवीजन में ले करती है, ठीक है। तो इसके कमिश्नर से वो मिलने गए थे क्योंकि चंपारण उन्हीं के डिवीजन में आता था, ओके। लेकिन वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने भी गांधी जी को मिलने से मना कर दिया और वो गांधी जी को बुली करने लगा कि आप चंपारण से तुरंत चले जाइए। अब दोस्तों उस कमिश्नर ने भी गांधी जी को बुली करा, लेकिन गांधी जी वहीं पे नहीं रुके। अब वो चंपारण से निकल चुके थे चंपारण के कैपिटल जाने के लिए, कहाँ पे, मोतीहारी, जो चंपारण का कैपिटल था उसके लिए वो निकल गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहाँ का कोई पीजेंट है जिसको ये लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश के लोग इंग्लिशमैन परेशान कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी उससे मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वो रास्ते में ही थे तभी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आता है और गांधी जी को एक नोटिस देता है कि गांधी जी को तुरंत ही चंपारण को क्विट करना पड़ेगा और चंपारण को छोड़ के जाना होगा। गांधी जी उस नोटिस की एक रिसीट को ले लेते हैं, उस पर साइन करते हैं और लिखते हैं कि वो इस नोटिस को डिसोबे करते हैं, उसको नहीं मानेंगे और वो चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन इंग्लिशमैन को गांधी जी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने एक समन जारी कर दिया कि गांधी जी को अगले ही दिन कोर्ट में पेश होना होगा। अब इसको सुन के गांधी जी रात भर सोते नहीं हैं और वो टेलीग्राफ करते हैं। किसको करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को करते हैं, जो कि बिहार में लॉयर हैं, और उनको बोलते हैं कि अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स और लॉयर्स को अपने साथ लेके तुरंत ही चंपारण आ जाए। अब जैसे ही नेक्स्ट डे गांधी जी कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं, 1000 ऑफ पीजेंट्स आ जाते हैं गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। उनको गांधी जी की साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन उनको बस इतना पता था कि कोई महात्मा है जो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ने आया है, इसलिए वो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए पूरी स्ट्रीट्स में आ गए। और गांधी जी को ऐसा लगता है कि इसी इंसिडेंट के बाद से मूवमेंट शुरू हो गई थी, मूवमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इन हजारों की तादाद में जब पीजेंट्स को देख के ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो चुकी थी, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप क्राउड को कुछ बोलो और उनको संभालो। गांधी जी बहुत ही पोलाइट थे, उन्होंने क्राउड को संभाला। लेकिन अब इंग्लिशमैन के मन में ये बात पहुंच चुकी थी कि ये जो पीजेंट्स हैं डरने वाले नहीं हैं, और अब वो इंग्लिशमैन को क्वेश्चन करने के लिए तैयार थे। अब इस इंसिडेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने जज से रिक्वेस्ट करी कि इस ट्रायल को, इस हियरिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन
सच बात तो यह थी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही डर गए थे और वो अपनी अथॉरिटी से थोड़ा इस बारे में कंसल्ट करना चाहते थे। अब गांधी जी रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने बोला कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में पढ़ चुका हूँ। एक तरफ जहाँ मैं एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी ही तरफ मुझे अपनी नेशनल ड्यूटी निभाना होगी, मुझे अपने देश के लोगों की मदद करना होगी, इसलिए मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में फंस चुका हूँ। तो इस पे जज ने उनको बोला कि हम आपको 2 घंटे की बेल दे रहे हैं और 2 घंटे बाद ही हम आपके केस पे फैसला लेंगे, ठीक है। जब कोर्ट 2 घंटे बाद वापस शुरू हुआ तो जज ने सुनवाई करने से मना कर दिया और उसने बोला अब इस केस पे बहुत दिनों तक सुनवाई नहीं होगी। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। अब इतने टाइम में ही राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर होते हैं अपने दूसरे लॉयर फ्रेंड्स को लेके पहुंच जाते हैं चंपारण। वो गांधी जी से डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी। और कुछ लॉयर्स ऐसा भी बोलते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो वो लोग भी वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि अब उनको एडवाइस देने के लिए कोई भी नहीं होगा। लेकिन गांधी जी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हैं कि क्या होगा अगर मैं जेल चला गया, इन पेजेंट्स का क्या होगा, इनकी मदद कौन करेगा। तो जो लॉयर्स हैं वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि गांधी जी तो एक स्ट्रेंजर हैं, फिर भी वो इन पेजेंट्स के लिए, इन किसानों के लिए जेल जाने तक तैयार हैं। और एक तरफ हम हैं जो ना सिर्फ चंपारण के आसपास के शहरों में रहते हैं, बट हम तो लॉयर भी हैं जिन्होंने इन पेजेंट्स के केस बहुत बार लड़े हैं कोर्ट में। तो हम अगर इनको छोड़ के चले जाएंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी जी हम साथ में हैं आपके, और हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जी बोलते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, यानी कि इस बैटल ऑफ चंपारण को हम जीत चुके हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांधी जी को एक रिटन नोटिस मिलता है कि उनके ऊपर जो भी केस चलाया गया था उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये नोटिस कौन भेजता है उनको? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस, जिसमें ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती थी, ठीक है। जब ये केस ड्रॉप हुआ, गांधी जी को लगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हैज ट्रम्प्ड इन मॉडर्न इंडिया। अब गांधी जी ने एक डिटेल इंक्वायरी शुरू कर दिया था कि एक्चुअली में चंपारण में क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड्स कैसे इन शेयर क्रॉपर्स को, इन पीजेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रेंट वसूल कर रहे हैं। और उन्होंने एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी एक समन उनके खिलाफ फिर से जारी हो जाता है। समन का मतलब रहता है कि आपको पेश होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समन कौन जारी करता है? सर एडवर्ड गेट। तो वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। तो गांधी जी फिर से प्लान बनाते हैं कि अगर फिर से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो हमको कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से चालू करना है और कैसे आगे की प्लानिंग होगी, ठीक है। अब गांधी जी का जब इंटरव्यू होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, वो रेडी हो जाता है एक इंक्वायरी बैठाने के लिए कि शेयर क्रॉपर्स की एक्चुअली में कंडीशन क्या है और उनको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो भी कमीशन में कौन कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इंग्लिशमैन होते हैं, और गांधी जी अकेले वो इंसान होते हैं जो पूरी पीजेंट्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी पूरे चंपारण के इंसिडेंट में गांधी जी को 7 महीने से 1 साल तक लग गया इस चंपारण इंसिडेंट में, ठीक है। अब जब ये इंक्वायरी बैठी तो बहुत सारे एविडेंस मिले कि कैसे ये बिग प्लांटर्स जो हैं, जो पीजेंट्स लोग हैं, जो शेयर क्रॉपर्स, इनको कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस मिल गए थे। लेकिन अब ये बिग प्लांटर्स गांधी जी को पूछने लगे कि हम आपको रिफंड कितना करें, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। अब जब बिग प्लांटर्स ने गांधी जी से पूछा कि हम आपको रिफंड कितना करें, तो उन बिग प्लांटर्स को लगा कि गांधी जी पूरा का पूरा 100% पैसा वापस मांग लेंगे। लेकिन टू देयर सरप्राइज गांधी जी ने सिर्फ 50% पैसा ही वापस मांगा। लेकिन अब वो 50% पे बहुत एडमेंट थे कि मतलब 50% तो अब आपको देना ही होगा। अब ये प्लांटर्स जो थे 50% रेडी नहीं थे देने के लिए, और उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ 25% ही देंगे। अब ये बिग प्लांटर्स ने ऐसा क्यों बोला? ताकि एक डेडलॉक हो जाए, मतलब दोनों साइड से पार्टी लड़ने लगे कि हम इतना नहीं देंगे, हम इतना देंगे, और सामने वाली पार्टी बोलेगी हमको इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए।
तो ये जो बिग प्लांटर्स थे ये तो यही चाहते थे कि वापस से झगड़ा होने लगे ताकि उनको पैसा भी नहीं देना पड़े, ये केस लंबे दिनों तक चलता रहे। लेकिन टू देयर सरप्राइज अगेन गांधी जी ने बोला ठीक है आप 25% ही दे दीजिए। बाद में जब गांधी जी से पूछा गया कि आप 25% पे रेडी क्यों हो गए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि percentage of money is not important, but what is important that these Englishmen are ready to give a part of their money back and surely a part of their प्रेस्टीज। तो गांधी जी बस इन इंग्लिशमैन को फील कराना चाहते कि इन पेजेंट्स ने अपने राइट्स को जान लिया है और ये इंग्लिशमैन, ये बिग प्लांटर्स अब उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब ऐसे ही इवेंट्स होते चले गए और अब बिग प्लांटर्स ने समझ लिया था कि अब ये पीजेंट्स दबने वाले नहीं हैं और ये जो बिग प्लांटर्स हैं चंपारण को छोड़ के चले गए। वापस से जो लैंड थे जो ओरिजिनली इन पीजेंट्स को बिलोंग करते थे उनको वापस से अपने लैंड मिल गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया। अब इंडिगो का केस, ये शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स का सारा कुछ केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन गांधी जी ने ये एनालाइज किया कि चंपारण में इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस बहुत है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो गांधी जी ने ये बोला कि सबसे पहले तो यहाँ पे टीचर्स को बुलाना पड़ेगा। तो कौन कौन आए? सबसे पहले वो लोग सपोर्ट करने आए जिसने गांधी जी को एज अ डिसाइपल ज्वाइन किया था। तो वो कौन लोग थे? वो थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक। उसके बाद बहुत सारे स्कूल से टीचर्स आने लगे, बॉम्बे से, पूना से। फिर गांधी जी का जो सबसे यंगेस्ट बेटा था देवदास, उसने भी ज्वाइन करा और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई ने भी उनको ज्वाइन करा और सभी लोगों को आश्रम की क्लीनलीनेस के बारे में लेसन्स दिए। गांधी जी ने ये नोटिस करा कि चंपारण में हेल्थ कंडीशंस भी बहुत खराब है। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाए, मेडिसिन करवाई। अब मेडिसिन कौन कौन सी थी? मेडिसिन सी वाली थी, जिसकी भी कोटेड टंग होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। किसी को मलेरिया हो गया है तो उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। अब गांधी जी ने नोटिस करा कि जो वुमेन क्लोथिंग है उसकी हालत भी बहुत खराब है, लेकिन एक औरत कस्तूरबाई को अपने हट में लेके गई और उसने बताया कि हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही साड़ी है। गांधी जी ने यह भी नोटिस करा कि वहाँ पे जो शौचालय की व्यवस्था है वो भी बहुत बेकार है और उसके लिए भी काम किया। गांधी जी उस बुक में बताते हैं कि जो चंपारण का इंसिडेंट था, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज द ब्रिटिश कैन नॉट टेल हिम अबाउट हिज ओन कंट्री। गांधी जी बोलते हैं कि चंपारण का जो एक्ट था, इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, रादर इट वॉज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स। वो चाहते थे कि हर एक इंडियन अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने राइट्स के लिए लड़े और एक आज़ाद भारत का निर्माण करे। अब चैप्टर के लास्ट में बात हुई है एक आदमी की जिसका नाम है चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज। ठीक है, अब ये आदमी टूर पे जाने वाला था फीजी। ये एक इंग्लिशमैन था लेकिन गांधी जी का एक डिवोटर बन गया था, गांधी जी को बहुत मदद करना चाहता था। जब गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स ने बोला कि एंड्रूज आपकी इस चंपारण की लड़ाई में आपका साथ देने वाले हैं, तो गांधी जी ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। गांधी जी ने बोला ये बहुत ही अनफेयर नहीं होगा कि हम इंग्लिशमैन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और इंग्लिशमैन ही हमारे साथ है, तो ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा और ये तो यही बताएगा कि हम दिल से कितने कमज़ोर हैं। तो डिस्पाइट एंड्रू वांटिंग टू हेल्प गांधी जी ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया। और इसी पे राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी हैज करेक्टली रेड आवर माइंड्स एंड वी डोंट हैव एनी रिप्लाई। और आखिरी में गांधी जी बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, वी आर ऑल बाउंड टुगेदर। ठीक है, और ऐसा ही बोल के ये चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, समरी क्या होगी इस चैप्टर की? समरी इस चैप्टर की यही होगी कि कैसे गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ला के थ्रू पता चला कि चंपारण में कितना मिसबिहेव हो रहा है, कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पेशेंट्स का, तो गांधी जी अकेले एज अ सोल वॉरियर चले गए थे चंपारण सबकी मदद करने। लेकिन गांधी जी की इच्छा शक्ति देख के सभी जो भी पीजेंट्स थे, जो भी फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनमें भी एक दृढ़ निश्चय संकल्प आ गया। उनको अपने राइट्स का रियलाइजेशन हुआ। गांधी जी ने कैसे सभी लोगों को यूनाइट कर लिया और इंग्लिशमैन से आज़ादी पा ली। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द मेन पॉइंट्स व्हिच आई हैव पर्सनली नोटेड डाउन फॉर यू। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स।